नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचम तल और आपके साथ मैं हूं विवेक त्रिपाठी। हमारे इस खास शो में उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां आपको दी जाएंगी। तो चलिए आज देखते हैं पंचम तल में क्या है खास। उत्तर प्रदेश का सूचना विभाग इन दिनों अपनों और विरोधियों दोनों के निशाने पर है। एक तरफ जहां सूचना विभाग के निदेशक विशाल सिंह की कुर्सी हिलाने के लिए ब्यूरोक्रेसी की मजबूत लॉबी लगी हुई है, यानी उनके अपने ही जड़ें खोदने में जुटे हैं, वहीं विपक्ष के नेता अखिलेश यादव भी सूचना विभाग पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। सपा सुप्रीमो की तरफ से सूचना विभाग पर एक के बाद एक सुपरसोनिक मिसाइलें दागी जा रही हैं। हालांकि ब्यूरोक्रेसी के हमले सरकार के लिए जरा भी मायने नहीं रखते, लेकिन जब अखिलेश के रिएक्शन आए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपने अफसरों के लिए प्रोटेक्शन भी देखने को मिला। अभी कुछ दिन पहले जो हुआ उसकी कहानी आगे बताएंगे, लेकिन जो भी हुआ उसके बाद आईएएस विशाल सिंह को सूचना विभाग के निदेशक पद से हटाना तो दूर, उनकी कुर्सी और मजबूत मानी जा रही है। आईएएस विशाल सिंह को सूचना विभाग के निदेशक की कुर्सी संभाले बीते महीने ही एक साल पूरा हुआ है। हालांकि इस एक साल के दौरान हर मिनट, हर घंटे, हर दिन लोक भवन के ग्राउंड फ्लोर जहां पर सूचना विभाग का दफ्तर है, वहां से लेकर पार्क रोड पर सूचना विभाग की बिल्डिंग तक हर कोने में उनके खिलाफ माहौल बनाया जाता रहा। आईएएस विशाल सिंह की कुर्सी हथियाने के लिए उनके ही तमाम ब्यूरोक्रेट साथी साजिशों के चूल्हे पर नैरेटिव की खिचड़ी पकाते रहे। अब यह बात दीगर है कि किसी की दाल गली नहीं। मुद्दा सूचना विभाग के निदेशक की कुर्सी हो तो ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि मामला सिर्फ कुर्सी का नहीं है। कुर्सी के साथ मिलने वाली हैसियत, भोकाल, किस्मत और कुबेर के खजाने की चाबी का भी है। सूचना विभाग का बड़ा बड़ा मोटा ताजा बजट है। विज्ञापन से लेकर ब्रांडिंग तक सरकारी खजाने का खुल जा सिम सिम वाला मंत्र इसी विभाग के पास है। इस कुर्सी पर बैठने वाले अफसर का सूबे के मुखिया यानी मुख्यमंत्री से सीधा संपर्क रहता है। मुख्यमंत्री जब राजधानी में होते हैं तो रोज सुबह 9 से 9:30 बजे सीएम आवास पर सूचना विभाग की बैठक होती है, जिसमें निदेशक मौजूद रहते हैं। इसके अलावा दिन में कम से कम 4 बार निदेशक की मुख्यमंत्री से सीधी बात या मुलाकात होती है। हर कार्यक्रम में सूचना विभाग के निदेशक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दाएं या बाएं दिखी जाते हैं, तो फिर ऐसी कुर्सी, ऐसे पद के लिए ब्यूरोक्रेसी में मारामारी तो होगी ही। ऐसी अलबेली कुर्सी हथियाने के लिए गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी गूढ़ राजनीति और गहरी साजिशें भी होंगी। जरूरत पड़े तो अपने के कंधों पर पैर रखकर निकलने या फिर उनकी बलि देने से भी कोई पीछे नहीं हटेगा। ऐसा ही कुछ खेल सूचना विभाग में बीते एक साल से चल रहा है। इसके पहले सूचना विभाग की मुखिया की कुर्सी आईएएस शिशिर सिंह के पास थी। उनका कार्यकाल काफी लंबा और चर्चित रहा। शिशिर सिंह के हटने के बाद सूचना विभाग की कुर्सी विशाल सिंह को मिली। विशाल सिंह जैसे ही लोक भवन पहुंचे, पहले दिन सबकी आंखों में खटकने लगे। उनको ईगोइस्टिक कहा गया, घमंडी कहा गया, मीडिया के एक जाति विशेष वर्ग का हितैषी बताया गया। आईएएस विशाल सिंह को लेकर तमाम नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई। लखनऊ से दिल्ली तक यह चर्चा भी तेजी से फैलाई गई कि आईएएस विशाल सिंह से सूचना विभाग संभल नहीं रहा है। विशाल सिंह की चौतरफा घेराबंदी हुई और इसी बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव भी मैदान में आ गए। अखिलेश यादव ने बीते 1-1.5 महीने के दौरान सूचना विभाग पर ताबड़तोड़ हमले किए। अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने सूचना विभाग को कटघरे में खड़ा किया। यह तक कह डाला कि उनके खिलाफ जो रील्स, शॉर्ट्स बन रहे हैं वो सूचना विभाग से जुड़ी एक निजी कंपनी जो प्रचार प्रसार का काम देखती है और राजभवन के सामने उसका दफ्तर है, वहीं से बनवा कर सर्कुलेट किए जा रहे हैं। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने किसी पत्रकार के सवाल पर हास परिहास में यह ऑफर तक दे डाला कि समाजवादी की सरकार आएगी तो सूचना विभाग के बजट का 90% हिस्सा प्रचार प्रसार करने वाली निजी कंपनियों को दिया जाएगा। बाद में उन्होंने यह भी कहा कि पत्रकारों का हिस्सा कम नहीं होगा। यह मजाक की बात थी। उन्होंने कहा सिस्टम इन्हीं कंपनियों से सेट कराया जाएगा। खैर, अखिलेश के हमले देखकर विशाल सिंह के खिलाफ साजिशें रचने वालों की बाछें खिल गई। उनके अंदर कहीं ना कहीं यह फीलिंग स्ट्रांग हो गई कि अब तो विशाल सिंह की कुर्सी गई और उनका नंबर आया।
सब इस मलाईदार कुर्सी के लिए अपने गुणा भाग और जोड़ तोड़ में जुट गए। बीते 4 हफ्तों में आईएएस अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग की 3 लिस्ट आई। 20 अप्रैल को 44 आईएएस बदले गए, जिसमें 15 जिलों के डीएम शामिल थे। इसी तारीख को एक और लिस्ट आई जिसमें 24 आईएएस अफसरों के तबादले हुए, जिसमें 10 जिलों के डीएम शामिल थे। 4 मई को एक और लिस्ट आई 38 आईएएस अफसरों की। इस लिस्ट में 6 जिलों के डीएम इधर से उधर किए गए। यानी 3 हफ्तों में यूपी में 106 आईएएस अफसरों के तबादले हुए। प्रदेश के 31 जिलों के डीएम बदल गए, लेकिन विशाल सिंह का बाल भी बाका नहीं हुआ। उनकी कुर्सी टस से मस नहीं हुई। फेविकोल के जोड़ से भी ज्यादा मजबूत निकली उनकी कुर्सी। अब आते हैं अंदर की कहानी पर। ऐसा हुआ कैसे? सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस अधिकारी पर भरोसा करते हैं उसे जरा भी आंच नहीं आने देते, और तो और मदद के लिए अपने खास सिपह सलार भी लगा देते हैं। ऐसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम झंझावतों में घिरे हुए विशाल सिंह का हाथ पकड़ा और उनकी नैया पार लगा दी। अब सुनिए अंदर की खबर। सूचना विभाग पर अखिलेश यादव के लगातार हमले सुनकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इधर उधर पूछताछ की तो पता चला कि विशाल सिंह को बड़े दिनों से चारों तरफ से घेरने की साजिश चल रही है। बीते सप्ताह उन्होंने अपने आवास पर विशाल सिंह से इस बारे में बातचीत की। उन्होंने पूछा, ये सब क्या चल रहा है? मुख्यमंत्री के सबसे खास और भरोसेमंद सिपा सलार अवनीश अवस्थी भी वहां मौजूद थे। विशाल सिंह ने अपनी बात रखी तो मुख्यमंत्री ने अवनीश अवस्थी की तरफ देखते हुए कहा, इनको देखिए जी, संभालिए सूचना विभाग को और इनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूचना विभाग के निदेशक विशाल सिंह को अवनीश अवस्थी के अनुभव का कवच और कुंडल दे दिया। सब जानते हैं कि अवनीश अवस्थी रिटायरमेंट से पहले सूचना विभाग ही संभाल रहे थे, प्रमुख सचिव से एसीएस तक। उनका प्रमोशन हुआ तब भी वो सूचना विभाग देखते रहे और सूचना विभाग को बहुत ही शानदार तरीके से चलाया भी। अवनीश अवस्थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफी करीबी हैं। रिटायरमेंट के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें अपना सलाहकार बनाकर अपने साथ रखा हुआ है। सीएम के सलाहकार के तौर पर अवनीश अवस्थी का 1 साल का कार्यकाल खत्म होने के बाद बीते दिनों ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें 1 साल का विस्तार और दिया है। अवनीश अवस्थी को विशाल सिंह की जिम्मेदारी मिलने से साफ है कि अब सूचना विभाग के निदेशक की कुर्सी पर कोई संकट नहीं है, उनकी कुर्सी सुरक्षित है। हां, उन अफसरों के चेहरे जरूर मुरझा गए हैं जो विशाल सिंह की विदाई के बाद बंद गले का सूट प्रेस करवाकर खूंटी पर टांग कर रखे थे कि आखिर एक दिन उनका नंबर आएगा। कागज आपका, कलम आपका, अधिकार आपको, न्याय किसको? बात उस वीडियो की जिसने लखनऊ पुलिस लाइन से लेकर सिग्नेचर बिल्डिंग यानी पुलिस मुख्यालय और लोक भवन से लेकर राजनीतिक गलियारों में तूफान उठा रखा है। लखनऊ पुलिस लाइन में तैनात सिपाही सुनील कुमार शुक्ला ने पुलिस लाइन में भ्रष्टाचार की पोल खोल डाली। ऊपर जो मैंने लाइनें पढ़ी वो सिपाही ने अपने वीडियो में ही बोली हैं। महकमे के भ्रष्टाचार से सिपाही इतना त्रस्त है कि आईपीएस अफसरों को काले अंग्रेज तक कह डाला। सिपाही ने कहा कि पुलिस लाइन में ड्यूटी लगाने के बदले हर सिपाही और दीवान से 2-2 हजार रुपए वसूले जा रहे हैं। भ्रष्टाचार के इन आरोपों ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सीएम योगी के जीरो टॉलरेंस जीरो करप्शन पॉलिसी पर भी सवाल उठा दिए हैं। सिपाही ने अपने वीडियो में पुलिस लाइन के गणना प्रभारी के भ्रष्टाचार का गणित समझाया है। उसने कहा कि पुलिस लाइन का आरआई यानी रिजर्व इंस्पेक्टर एक गणना प्रभारी नियुक्त करता है, गणना प्रभारी एक गार्ड कमांडर नियुक्त करता है और वो गार्ड कमांडर हर महीने प्रति सिपाही 2-2 हजार रुपए की वसूली करता है ड्यूटी लगाने के लिए। मनचाही ड्यूटी के लिए यह वसूली होती है। जिन्हें ड्यूटी नहीं करनी है, बैठक में आराम करना है, बैरक में आराम करना है, उनके लिए रेट ज्यादा है। सूत्रों का कहना है कि आराम करने के लिए सिपाही या दीवान को 5,000 रुपए तक देने होते हैं। अपने वीडियो में सिपाही कह रहा है कि पुलिस लाइन में ABCD नाम से गणना है। एक गणना में 400 से 500 पुलिसकर्मी तैनात होते हैं। हर गणना में तैनात पुलिसकर्मियों की ड्यूटी अलग अलग लगाई जाती है। 400 सिपाहियों से अगर 2-2 हजार रुपए वसूले जाएं तो सिर्फ एक गणना से ही 8 लाख रुपए आते हैं और इस तरह की 3 गणना और हैं, यानी 32 लाख रुपए के आसपास हर महीने। और यह किस्सा सिर्फ लखनऊ पुलिस लाइन में नहीं है, प्रदेश की हर पुलिस लाइन का यही किस्सा है। सिपाही सुनील का कहना है कि वसूली की इस रकम में सबका हिस्सा होता है।
गणना प्रभारी अपना हिस्सा निकालकर रकम आरआई को देता है, आरआई अपना हिस्सा निकालकर रकम आगे बढ़ा देता है। फिर ये रकम आगे कहां कहां जाती है, ये आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। जैसे ही वसूली के आरोपी वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, डीजीपी से लेकर एसीएस होम और सरकार के मंत्रियों तक के फोन घनघनाने लगे। लखनऊ पुलिस के अफसरों ने जांच के लिए तत्काल एक कमेटी गठित की। अब इस कमेटी को लेकर ही सिपाही ने सवाल उठा दिए। सिपाही ने एक और वीडियो जारी किया और कहा, जिन लोगों पर उसने आरोप लगाया था भ्रष्टाचार का, उन्हें ही जांच सौंप दी गई, तो जांच निष्पक्ष होगी कैसे? यह बड़ा सवाल है। एक सच्चाई और भी है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही मुखर होकर अपने सीनियर अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। इसके पहले हमने देखा ललितपुर में एक सिपाही ने अपने एसएसपी की मुख्यमंत्री से शिकायत की थी, हालांकि सिपाही को ही बर्खास्त कर दिया गया। अब लखनऊ कमिश्नरेट के सिपाही सुनील कुमार शुक्ला का क्या होगा, सभी को इसका इंतजार है। बीजेपी ने बंगाल का किला फतेह कर लिया है और वहां नए सीएम का ऐलान भी हो गया है। अब राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा शुरू हो गई है कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा। सबकी जुबान पर सिर्फ एक सवाल है, यूपी में क्या? तीसरी बार भगवा लहराएगा या फिर पीडीए का जादू छाएगा? हालांकि चुनाव 2027 में है, लेकिन बंगाल में बीजेपी की आंधी ने लखनऊ की सियासी बिसात हिलाकर रख दी है और इस बिसात पर एक मोहरा अपनी चाल बदल रहा है, वो है अखिलेश यादव। याद कीजिए 6 मई की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखिलेश यादव ने कहा था, जब से भगवान केदारेश्वर मंदिर का निर्माण कर रहा हूं, ऋषि मुनि पंडित हमारे संपर्क में हैं। हम वही बोलेंगे जो पंडित जी बोलेंगे, यानी जो पंडित जी उनसे कहेंगे अखिलेश वही बोलेंगे। पंडित जी अगर कहेंगे बाल कटवाने हैं तो कटवाएंगे, बाल बढ़ाने हैं तो बढ़ाएंगे। सुबह कहेंगे कि दाएं पैर से निकलना है तो हम दाएं पैर से ही निकलेंगे। अगर कहेंगे कि आज घर से नहीं निकलना है, घर में बैठो, तो हम घर में बैठेंगे। उन्होंने हनुमान जी का भी जिक्र किया। कहा, नेताजी हमेशा हनुमान जी की पूजा करते रहे। सैफई में उन्होंने हनुमान जी का मंदिर बनवाया, मूर्ति स्थापित की, वहां पर हम सभी पूजा करते हैं। हम केदारेश्वर मंदिर बना रहे हैं जो शिव शक्ति रेखा पर आ रहा है। अब ये शिव शक्ति रेखा क्या है? उन्होंने तंज कसा कि भाजपाई इसको जानते ही नहीं होंगे कि ये शिव शक्ति रेखा क्या है। दरअसल ये सारी बातें, सारे जो साइन हैं, सारे प्रतीक हैं, ये 2027 के लिए अखिलेश की सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति है। सियासी पंडित ये भी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल ने बीजेपी को संजीवनी दी है, तो अखिलेश को मजबूर कर दिया है कि वो टोपी के साथ टीका भी लगाएंगे। वैसे अखिलेश का सॉफ्ट हिंदुत्व बीजेपी के मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों का जवाब भी है। बीजेपी हर चुनाव में कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी और सपा मुखिया अखिलेश यादव पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाकर दोनों नेताओं की घेराबंदी करती रही है। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, जो परिणाम आए उससे भाजपा के इन आरोपों को बूटी भी मिली है। असम में कांग्रेस ने 19 सीटें जीती, जिसमें 18 विधायक मुसलमान हैं। केरल में 35 मुस्लिम प्रत्याशी जीते, जिसमें 30 प्रत्याशी कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ से हैं। इसी तरह पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने 2 सीटें जीती और दोनों ही मुस्लिम हैं। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर भाजपा ने यह नैरेटिव गढ़ा है कि कांग्रेस और सपा मुस्लिम वोटों के सहारे ही चुनाव लड़ते हैं। अब चूंकि अगला चुनाव देश की राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में है 2027 में, इसलिए अखिलेश बीजेपी के निशाने पर हैं। बीजेपी के इसी नैरेटिव को तोड़ने के लिए अखिलेश यादव ज्योतिष, पंडित, केदारेश्वर, शिव शक्ति रेखा और हनुमान जी का जिक्र कर रहे हैं। अखिलेश ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के साथ आस्था को भी जोड़ने की कोशिश की है। पीडीए का पी यानी पिछड़ा और डी यानी दलित दोनों हिंदू आस्था से गहरे से जुड़े हुए हैं। अखिलेश उसी तार को छेड़ रहे हैं, जाति के साथ जज्बात भी। जिस तरह बंगाल में ममता दीदी का चंडी पाठ किसी काम नहीं आया, अखिलेश भी समझ गए हैं कि 20% के भरोसे 80% से नहीं लड़ा जा सकता। 20% यानी मुस्लिम।
उनके सामने योगी आदित्यनाथ का हार्ड कोर हिंदुत्व है, ऐसे में उन्हें भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाना ही होगा। अखिलेश ने 2027 की स्क्रिप्ट का जो पहला ड्राफ्ट तैयार किया है, उसमें पीडीए के साथ परशुराम से लेकर केदारेश्वर और हनुमान जी भी हैं। तो अब यूपी की राजनीति में एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर है, गोरखनाथ मठ है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव का केदारेश्वर और पंडित जी की सलाह है। ऐसे में 2027 की जंग टीका वर्सेस टोपी नहीं, टीका प्लस टोपी वर्सेस बुलडोजर हो सकती है। बंगाल ने अगर बीजेपी को नई संजीवनी दी है तो अखिलेश को नई रणनीति भी दी है। अब देखना यह है कि यूपी की जनता को ज्योतिष की सलाह वाली राजनीति पसंद आती है या डंके की चोट वाली, क्योंकि बंगाल के बाद असली इम्तिहान लखनऊ का है। तो फिलहाल आज के पंचम तल में इतना ही। अगले सप्ताह कुछ और बड़ी खबरों के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए आज की खबर।